हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। इसके अंदर हमने अभी तक जैसे बात की कि भाई हमें इसके अंदर जो बात करनी है कन्वर्जन के बारे में बात करनी है। एक बिजनेस एंटिटी को दूसरी बिजनेस एंटिटी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि इस चैप्टर में हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से गवर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करनी है। अगर मैं गवर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इसमें गवर्निंग प्रिंसिपल जो आपके हैं वो है कंपनी लॉ, दूसरा आपका है एलएलपी एक्ट और तीसरा आपका है कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। आपकी ये चीजें आपको पढ़नी है कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 18। रेलेवेंट सेक्शन नोट करो, रेलेवेंट सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन 18। बाकी इंट्रोडक्शन में इतना कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन सिर्फ उसकी बात कर रहा है तो आप इंट्रोडक्शन को काट नहीं सकते। इसमें आपने जो बात की कि हम इसमें कन्वर्जन किन किन कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये कन्वर्जन के रिगार्डिंग बात करती है, तो ये नॉर्मल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। हमारा जो मेन स्टार्ट होता है पॉइंट वो यहां से स्टार्ट होता है। नोट कर लो, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कन्वर्जन आपका पक्का कहीं ना कहीं पेपर में आएगा, ये आप बहुत ध्यान से याद कर लो। हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है कि भाई हमें एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में। हमें एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में। सौरभ गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट होना चाहती है सौरभ गारमेंट लिमिटेड के अंदर। हमें ये तो पता है जब कंपनी प्राइवेट होती है तो प्राइवेट लिमिटेड लगता है और जब कंपनी पब्लिक होती है तो लिमिटेड लगता है खाली। समझ आ गई? क्लियर है? अब इसके लिए जो प्रोविजन दे रखे हैं हमें, उसके लिए दे रखे हैं सेक्शन। जब हम बात करेंगे एक प्राइवेट कंपनी का पब्लिक के अंदर कन्वर्जन के लिए, उसमें जो सेक्शन लगता है आपका सेक्शन लगता है सेक्शन 18 और रूल आपका लगता है रूल 33 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक बेटा। अब बात करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है यहाँ पे? सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 यहाँ पे क्या कहता है? सेक्शन 14 इस कन्वर्जन को लेके एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, सेक्शन 14। अब सबसे पहले हम सेक्शन 14 की बात करते हैं। किसी भी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, हमें कैसे पता चलता है ये पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी के लिए जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे तो उसमें हमें क्या पढ़ते थे? सेक्शन 2 क्लोज 68 की मैंने बार बार आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी। हाँ, कि सर रिस्ट्रिक्शन होता है उनके राइट ट्रांसफर करना, लिमिटेड मेंबर होते हैं मैक्सिमम 200 मेंबर और प्रोहिबिटेड रहते हैं किसी भी सब्सक्राइब या सिक्योरिटी इन्विटेशन देना पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 तरह की लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन होती है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। भाई कन्वर्जन के टाइम पे सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 14 किसके बारे में बात करता है? अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्टरेशन ऑफ एओए। भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। एंड
कोई भी कन्वर्जन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कंपनी क्या ना कर ले, उस कन्वर्जन के लिए, उस अल्टरेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर ले। तो पहली सबसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, अल्टरेशन इन एओए, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो दो कंडीशन सबसे पहली है कि आपको अल्टरेशन करनी है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और दूसरी कंडीशन क्या है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर रिगार्डिंग सच अल्टरेशन। क्लियर है? और आपको क्या करना है, अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना है, उसको अपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को 2 से इंक्रीज करके कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को 2 से इंक्रीज करके कितना करना पड़ेगा, बताओगे मुझे? एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, हमने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर का पता चल गया, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं 7। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं कंपनी के अंदर? 3। तो भाई आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 3 होते हैं। आपको सबसे पहले बड़ा ध्यान से सुनो, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 करने हैं। और अल्टरेशन किस तरह की होगी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, अल्टरेशन किस तरह की होगी, क्या अल्टरेशन करोगे आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कोई मुझे बता सकता है किस तरह की अल्टरेशन होगी? भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो आपने रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन लगा रखी है, आप उसको अब हटा दोगे। जिस भी कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन, जब हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी ने एक भी, तीनों में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो कंपनी को प्राइवेट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, उस कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। तो भाई प्राइवेट कंपनी जब एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो किसी भी तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन जो है कि भाई आपके मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे 200 होंगे, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते पब्लिकली, आप किसी को इनविटेशन नहीं दे सकते, किस चीज के लिए, पब्लिक इशू के लिए। तो इन चीजों को आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कंडीशंस को निकालना पड़ेगा। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। कोई डाउट? हाँ, अब बेनिफिट क्या होते हैं? अगर एक प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा देते हैं तो बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट कैसे होते हैं? सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है तो उसके जो शेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, आप किसी को भी फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप अपने शेयर्स को किसी को भी फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो। दूसरा, आप ग्रेटर रिलायबिलिटी, एक पब्लिक कंपनी पर क्या होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा होता है, इसकी वजह से लोगों का विश्वास उस पब्लिक कंपनी पे ज्यादा होता है रादर देन प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2-3 लोगों की होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा होता है। आप मैं आपको बता दूं, एक रिलायंस है और एक आपकी गले मोहल्ले की कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई क्या नाम लगाओ, किसी भी सिंह प्राइवेट लिमिटेड, किस पे आपका विश्वास सबसे ज्यादा होगा? किस कंपनी? रिलायंस पे, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिकली उसकी गुडविल इमेज ज्यादा अच्छी है, तो उसकी पब्लिक ग्रेटर रिलायबिलिटी आती है। रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम द लार्ज ग्रुप, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या कर सकती है, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ला सकती है, पब्लिक एट लार्ज से पैसा रेज कर सकती है, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है, एक्सेस कर सकती है मार्केट को। तो ये भी इसका क्या है, बेनिफिट है। अगला बेनिफिट क्या है,
लिस्टिंग ऑफ शेयर एट स्टॉक एक्सचेंज, एक पब्लिक कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर को क्या कर सकती है, लिस्ट कर सकती है, जिससे वो क्या कर सकती है, पब्लिक से ज्यादा पैसा ले सकती है। और फ्यूचर में अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, फ्यूचर में आपको कुछ और एक्सपेंशन करने हैं, तो पब्लिक कंपनी को ये बेनिफिट भी मिलता है कि पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के मुकाबले फ्यूचर में अपने बिजनेस को काफी हद तक क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो बेनिफिट क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ग्रेटर रिलायबिलिटी, रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम लार्ज ग्रुप, लिस्टिंग ऑफ शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर एक्सपेंशन। समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो मुझे नो बताओ। सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अभी क्या आता है, एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बता रखा आपको, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग होल्ड करते टाइम हम पढ़ेंगे इसको कि उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगी, किन किन चीजों के लिए रेजोल्यूशन पास होगा, और हम इशू करेंगे नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग। उस जर्नल मीटिंग के अंदर हमें पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, कन्वर्जन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और भाई जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जो है फॉर्म MGT 14 के अंदर, हमने बात की थी पीछे भी, जब भी कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है उस रेजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर कौन से फॉर्म में सबमिट हो जानी चाहिए, MGT 14 में सबमिट होनी चाहिए। और एक INC 27 फॉर्म, ये होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर दी कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए एक एप्लीकेशन होती है जो ROC में फाइल होती है, ये भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। इसकी हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। ये सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान करना है। फिर जब ROC के पास ये चीजें चली जाएंगी, ये फॉर्म चला जाएगा, ये चीजें चले जाएंगी, तो ROC क्या करेगा, इनको अच्छे से चेक करेगा। अच्छे से चेक करने के बाद अगर ROC को लगा कि सब कुछ चीजें ठीक है, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC इशू कर देगी। समझ आ गई कि भाई क्या प्रोसीजर आपको करना है। एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराने के लिए। पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग में आपको मुद्दे डिस्कस करने हैं, आपको जर्नल मीटिंग का नोटिस इशू करना है, आपको फिर जर्नल मीटिंग करनी है, उसमें शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको MGT 14 में ROC को फॉर्म फाइल करना है, साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन भी लगेगी INC 27 फॉर्म के अंदर। और बाद में जब ये एप्लीकेशन यदि फॉर्म अच्छे से चेक हुआ, ROC आपको क्या करेगा, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी नो बच्चों, सर, कोई डाउट नहीं। अब आता है हमारे पास डिटेल प्रोसीजर। अब जो हमने ऊपर पढ़ा, इसका हम डिटेल प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कन्वर्जन का डिटेल प्रोसीजर क्या होता है। एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में जब कन्वर्ट कराना है तो उसका डिटेल प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले होगी आपकी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173, बोर्ड मीटिंग का जो प्रोविजंस है सेक्शन 173, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, कोई मुझे बताएगा? 7 days। 7 डेज पहले। भाई नोटिस जो दोगे आप बोर्ड मीटिंग का, आप कम से कम 7 दिन पहले दोगे। उस नोटिस के साथ आप एजेंडा दोगे। एजेंडा क्या होता है, जिसमें मैटर पूरा लिखा होता है कि किन किन चीजों के रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा। तो भाई आप 7 दिन पहले डायरेक्टर्स को नोटिस इशू करोगे और उसके साथ एजेंडा दोगे, और उसमें आप बताओगे कि कंपनी जो है मीटिंग कर रही है किस चीज के रिगार्डिंग, कन्वर्जन के रिगार्डिंग, कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। और जो एजेंडा होगा, एजेंडा के अंदर क्या क्या मैटर होंगे, पहला कि भाई हम बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करेंगे, टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन।
टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। हमें उस बोर्ड मीटिंग के अंदर डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है कि हमें उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना है। एजेंडा में ये बताओगे। दूसरा, आप इसमें इस बोर्ड मीटिंग के अंदर टाइम, डेट, प्लेस फिक्स करोगे कि हमें किस टाइम पे, किस डेट पे, किस प्लेस पे जर्नल मीटिंग को, जो नोटिस, जो जर्नल मीटिंग हम करेंगे शेयर होल्डर की, उसकी अप्रूवल के लिए आप टाइम, डेट, वैल्यू उस बोर्ड मीटिंग के अंदर फिक्स करोगे। और स्पेशल रेजोल्यूशन किस पर्पस के लिए पास होगा? एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए। तीसरा, अप्रूवल ऑफ नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग सॉरी बोर्ड मीटिंग के अंदर जो जर्नल मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस आप भेजोगे शेयर होल्डर्स को, उस नोटिस को अप्रूव किया जाएगा। साथ में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आप बताओगे पूरा डिटेल किस रीजन की वजह से मीटिंग बुलाई जा रही है, उसके बारे में आप पूरा अप्रूवल होगी कि भाई हाँ, जो नोटिस भेजा जाएगा, जो एक्सप्लेनेटरी भेजी जाएगी वो जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, उसको पूरा क्या किया जाएगा? अप्रूव किया जाएगा। ऑथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को, किस चीज के लिए? कि भाई वो नोटिस भेजें जर्नल मीटिंग का टू दी बोर्ड, बाय दी बोर्ड, कि भाई जब जर्नल मीटिंग का नोटिस शेयर होल्डर को भेजा जाएगा, उसके लिए किसी डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया जाएगा। पास किया जाएगा बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर इफ डायरेक्टर इज लेस देन 3। अगर प्राइवेट कंपनी में 3 से कम डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के नंबर को इंक्रीज करने के लिए नोटिस, उसके लिए भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। ऑथोराइज किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी को या किसी दूसरे कंपनी सेक्रेटरी को या कंपनी सेक्रेटरी किसी डायरेक्टर को जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी में फाइल करने हैं उसको साइन करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए, कोई भी फॉर्म आरओसी में फाइल करने के लिए, इन चीजों के लिए क्या किया जाएगा? किसी कंपनी सेक्रेटरी को या डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाएगा। और अप्रूव किया जाएगा न्यू सेट ऑफ मेमोरेंडम, न्यू सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि हैज पर दी पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है कि आपकी बोर्ड मीटिंग की जाएगी। और बोर्ड मीटिंग में आपको क्या किया जाएगा कि भी सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अप्रूवल लेने के लिए डायरेक्टर की, डेट, टाइम, वेन्यू फिक्स किया जाएगा जर्नल मीटिंग के लिए, किसी जर्नल मीटिंग के नोटिस को, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को कि वो नोटिस इशू करे जर्नल मीटिंग का। और भाई अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके 3 से कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी या किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ऑथोराइज किया जाएगा कि वो जो भी फॉर्म, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कोई भी फॉर्म आरओसी में फाइल करना है तो वो कर सकता है। और किसी भी नए सेट ऑफ मेमोरेंडम को, नए सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर अप्रूव करना है तो उसको अप्रूव करने के लिए भी आपको अलग से बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना। स्टेप नंबर 1 के अंदर किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। स्टेप नंबर 1 के अंदर आप में से किसी का भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चों, नहीं सर। आगे बढ़े। सर आगे दूसरा स्टेप होता है, अब आपने बोर्ड मीटिंग कर ली, आपने नोटिस भी अप्रूव कर लिया जर्नल मीटिंग का। अब नोटिस भेजोगे ना आप, जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस भेजा जाता है कितने दिन पहले भेजा जाता है, कोई बताएगा मुझे? जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे जर्नल मीटिंग में, उसको बुलाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है? 7 बोर्ड Less than मीटिंग 7. 7 डेज का नोटिस तो बोर्ड सर मीटिंग 21 डेज। देखो, जो जर्नल मीटिंग का नोटिस होता है दो तरीके से होता है, या तो नॉर्मल जर्नल मीटिंग आप बुला रहे हो, नॉर्मल नोटिस दे रहे हो, या फिर आप शॉर्टर नोटिस दे रहे हो। नॉर्मल क्या कहता है कंपनी लोग कि सर बोर्ड का मीटिंग 7 डेज और जर्नल मीटिंग हाँ 21 डेज। भाई, जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम आपको 21 क्लियर डे का नोटिस देना पड़ेगा। 21 क्लियर डे। अच्छा, ये क्लियर डे क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्लियर डे क्या होता है? क्लियर डे, आपको जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का क्लियर डे नोटिस देना। क्लियर डे का मतलब होता है कि जिस दिन मीटिंग हुई वो, जिस दिन आपने नोटिस भेजा वो, और 2 दिन अगर आपने पोस्ट के थ्रू नोटिस भेजा है तो 2 दिन वो पोस्ट के जो होंगे, इन दिनों को
क्लियर डे के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इनसे अलग 21 दिन आपको काउंट करने हैं क्लियर डे। समझ आ गई? जी सर। हाँ, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कई बार क्या होता है, शॉर्टर नोटिस में इमरजेंसी सिचुएशन होती है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास 21 दिन है कि आप 21 दिन वेट करो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए। आपके पास नहीं है, इमरजेंसी है। मान लो आपको कल को जनरल मीटिंग बुलानी है, आप बुला सकते हो, आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 95% आपको 95% शेयर होल्डर से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी कि क्या हम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। अगर 95% ऐसे शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी में 95% पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, ऐसे शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी में 95% पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, अगर वो आपको रिटर्न में कंसेंट दे दे कि भाई ठीक है आप शॉर्टर नोटिस पे बुला लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप शॉर्टर नोटिस पे भी जनरल मीटिंग बुला सकते हो। स्टेप नंबर 2। तो बात आ गई, समझ आ गई? इशू ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन पहले दिया जाता है, 21 दिन पहले। अगर शॉर्टर नोटिस है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको 95% जो शेयर होल्डर होल्डिंग करते हैं पेड अप कैपिटल, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट। कैन वी गो अहेड? तीसरा क्या होता है पॉइंट, जर्नल मीटिंग होगी आपकी। स्टेप नंबर 3, आपने नोटिस भेज दिया, जर्नल मीटिंग हो गया। वो जर्नल मीटिंग में क्या होगा, कन्वर्जन के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, होल्ड की जाएगी जर्नल मीटिंग और उसमें क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन, जिसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। किस चीज के रिगार्डिंग पास होगा, ये कन्वर्जन के रिगार्डिंग। कन्वर्जन होगा प्राइवेट कंपनी इनटू द पब्लिक कंपनी। और जो भी आपको अपने मेमोरेंडम के अंदर, जो भी आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करना है, अल्टरेशन करनी है। अब अल्टरेशन किस तरह से होगी, आपके मेमोरेंडम में अल्टरेशन किस तरह से होगी, मेमोरेंडम में जहां पे भी प्राइवेट वर्ड आ रहा है उसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे पहले तो। दूसरा, आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रिस्ट्रिक्शन जो है उनको हटा दोगे। इन चीजों को करने के लिए आपको, अल्टरेशन करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब आपका रेजोल्यूशन पास हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 में आप जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है, उस रेजोल्यूशन की कॉपी, उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म MGT 14 में फाइल करोगे टू द ROC। 30 डेज के अंदर अंदर कहां फाइल करोगे, ROC को फाइल करोगे। समझ आ गई? अब इस MGT फॉर्म के साथ जो ये 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के अंदर अंदर ये ROC में फाइल करना है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे। पहला, जो नोटिस आपने जर्नल मीटिंग का भेजा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या बताती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताती है कि किस रीजन की वजह से आप मीटिंग बुला रहे हो और क्या रेजोल्यूशन पास होगा, उसका एक रीजन आपको देना पड़ता है। वो नोटिस के साथ अटैच होकर जाता है। जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होकर जाती है नोटिस के साथ। उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी भी कॉपी आप फॉर्म के अंदर अटैच करके ROC में फाइल करोगे। तीसरा, जो आपने अल्टरेशन की अपने मेमोरेंडम के अंदर, जो आपने अल्टरेशन की अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और जो भी सर्टिफाई कॉपी है बोर्ड रेजोल्यूशन की, जो भी बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे आपके MGT 14 के साथ। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। स्टेप नंबर 4 तक समझ आ गई? जी सर, आ गया। अब आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 ये कहता है कि भाई देखो, आपने जर्नल मीटिंग कर ली, आपने MGT 14 भी फाइल कर लिया, अब आपका काम शुरू हो जाता है। अब शेयर होल्डर ने भी आपको अप्रूवल दे दी, अब आपने शेयर होल्डर ने भी आपको क्या दे दी, अप्रूवल दे दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर
कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द पब्लिक कंपनी। यहां तक क्लियर है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन लगती है आरओसी को। कौन से फॉर्म में लगेगी? फॉर्म आईएनसी 27, आईएनसी 27। क्लियर है? आईएनसी 27। आप ये एप्लीकेशन कितने दिनों के अंदर अंदर दोगे? विद इन 15 डेज। एप्लीकेशन कितने दिनों के अंदर लगेगी? जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 15 दिनों के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगाओगे। अच्छा, एमजीटी 14 कितने दिनों के अंदर फाइल करोगे? 30 डेज। 30 डेज। विद इन 30 डेज। हाँ, और एमजीटी 14 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने, फाइल करने के लिए है। और एप्लीकेशन जो आईएनसी 27 है वो एप्लीकेशन है आरओसी को जो फाइल होगी कन्वर्जन के रिगार्डिंग। अब आईएनसी 27 के साथ ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? सबसे पहले मैंडेटरी अटैचमेंट क्या होगी? जो आपने मीटिंग की शेयर होल्डर्स की, उसके मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में क्या हुआ, किसने क्या बोला, आप सारी मिनट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो। उस मिनट्स को भी आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करोगे। दूसरा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी सर्टिफाइड कॉपी अटैच करोगे। आपकी कंपनी का अल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था। अगर कोई दूसरी ऑप्शनल अटैचमेंट है तो वो भी आप अटैच करोगे। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि भाई मुझे ये देना सही लगता है तो आप वो भी क्या करोगे? अटैच करोगे। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 5। और लास्ट स्टेप आपका आता है स्टेप नंबर 6। आपने फॉर्म एमजीटी 14 एंड एमजीटी 27 दोनों आपने क्या कर दिया? फाइल कर दिया आरओसी। आरओसी अब आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्क्रूटनी करेगी। स्क्रूटनी का मतलब होता है चेक करना। आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक किया जाएगा। अगर आरओसी को लगता है कि भाई एवरीथिंग इज गुड, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से कंप्लाई किया हुआ है, आरओसी आपको इशू कर देगी नया सर्टिफिकेट। आपको एक नया सर्टिफिकेट, फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह की कोई दुविधा, किसी को लगता है कि सर नहीं मजा नहीं आ रहा, तो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ। क्लियर नहीं सर, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। और सर एक डाउट ये था कि एमजीटी 14 और आईएनसी 27 फॉर्म अगर अपन दोनों ही साथ में फिल करके आरओसी को लगा दे तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, साथ में देखो, साथ में फिल कर सकते हो आप। देखो टाइम पीरियड दे रखा है वो तो। देखो जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, आपको 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 फाइल करना है, 15 दिन के साथ एप्लीकेशन फाइल करनी है। आप दोनों फॉर्म एक साथ भी फाइल कर सकते हो, बट ये ना होना चाहिए कि भाई अब ऐसा है कि 15 दिन का टाइम दे रखा है एप्लीकेशन फाइल करने का, आप 16वें दिन तो लेट फीस लगेगी। फिर आपकी 16वें दिन जब आप फाइल करोगे आईएनसी 27, आपको लेट फीस फाइल करनी पड़ेगी उसकी। समझ आ गई मेरी बात? आपके ऊपर फाइन लगेगा। जी सर, आ गया समझ। हाँ, ये चीज है, ये टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म चाहे आप एक दिन में भी फाइल कर दो, लेकिन पहले आपको, जो लोग कहता है कि भाई रेजोल्यूशन जैसे फाइल होता है, रेजोल्यूशन जैसे पास होता है तो पहले आप एमजीटी 14 फाइल करो। पता चले कि आपका एमजीटी 14 ही अप्रूव ना हो। अगर एमजीटी 14 अप्रूव नहीं हुआ तो हम ये मान के चलेंगे आपका ऑटोमेटिकली आईएनसी 27 क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव हो जाएगा। तो पहले आपको एमजीटी 14 पे ध्यान रखना। बेशक उसका टाइम पीरियड 30 दिन का है, लेकिन पहले आपको वो फाइल करना है क्योंकि उसकी अप्रूवल की जरूरत होती है। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन लगाओ कि आपका जब ये हो जाए मेरा एमजीटी 14 अप्रूव है, अब मैं एप्लीकेशन आराम से लगा सकता हूँ, तो आप लगाओ फिर आराम से। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसे ही चलना है, पूरा प्रोसीजरल चलना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आपने उल्टा सीधा कुछ भी किया, आपके ऊपर फिर फाइन पेनल्टी, आपको दोबारा से आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। क्लियर है? समझ आ गई? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे आपको नया सर्टिफिकेट मिल गया। जिस डेट पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से आपकी प्राइवेट कंपनी जो कन्वर्ट हो जाती है वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है, पहले आपको कुछ ध्यान रखनी है बातें। आपके अगर नंबर ऑफ मेंबर 7 से कम है तो आपको नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे, 7 लेके आने पड़ेंगे। आप अपने मेमोरेंडम के अंदर डिलीट कर दोगे वर्ड प्राइवेट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है उनको भी आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अगर आपके डायरेक्टर 2 हैं तो उसको 3 कर दोगे। कंपनी का अगर कोई डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की कंपनी ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की कंपनी ने, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कंपनी हैज नॉट फेल टू पे रिपे मैच्योर डिपॉजिट, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए किस चीज में, रीपे करने में, कोई भी मैच्योर डिपॉजिट, कोई भी डिबेंचर। ये चीजें पहले आपको बहुत ध्यान रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जब कंपनी एक बार क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, प्राइवेट से पब्लिक में आ जाती है, तो कुछ आपको ना कन्वर्जन के बाद कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पोस्ट कन्वर्जन कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है भाई, आपको एक अलग पैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में बदल गया, अब आपका स्टेटस चेंज हो गया, तो उसके लिए आपको एक नया पैन लेना पड़ेगा, पैन नंबर। आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करने पड़ेंगे। आपके जहां जहां पर प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा था, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे वो जीएसटी की अथॉरिटी हो, कहीं पे भी वहां पे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। वहां पे अब आपको बताना पड़ेगा कि अब मैं क्या हूं, अब मैं प्राइवेट नहीं, अब मैं पब्लिक हूँ। आपको अपने मेमोरेंडम की हर एक कॉपी में चेंज करना पड़ेगा। आपको एक नई रबड़ स्टैंप बनवानी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाली स्टैंप में अगर नाम आएगा तो वहां पे प्राइवेट आएगा, लेकिन अब आप कन्वर्ट हो गए हो तो आपका नाम भी चेंज है। यहाँ पे हर एक जगह पे जहाँ पे आपका नाम पेंट हुआ पड़ा था, जहाँ पे आपके नाम के फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए थे, वहां पे अब आपको नया नाम लगाना पड़ेगा आपका, जो आपका प्राइवेट वर्ड रिमूवल के साथ है, पब्लिक कंपनी वाला। जीएसटी डिपार्टमेंट में, हर एक रीजनल प्रोविडेंट फंड में आपको कन्वर्जन के बारे में बताना पड़ेगा। आपको अपने बैंक्स वगैरह को सबको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप अपनी प्राइवेट कंपनी को, किस तरह से आप अपनी एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर, clear। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, Yes, किसी sir। का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। Guys, you have any doubt? गौरी? No, sir. नहीं। ओके। अब आता है हमारे पास, उल्टी आती है सिचुएशन। नो सर। अब सिचुएशन उल्टी है। अब सिचुएशन उल्टी क्या No, है? sir. अब कन्वर्जन कराना चाहते हो आप। No, अब आप, sir. हाँ ओके डियर, अब आपका कन्वर्जन होना चाहता है। अब आप कन्वर्जन कराना चाहते हो अपनी पब्लिक कंपनी का, और उस पब्लिक कंपनी को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर। पब्लिक कंपनी को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो प्राइवेट कंपनी के अंदर। क्या प्रोसीजर रहेगा, बात करते हैं। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है, वो रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 18। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ आ गई? एनी डाउट? आगे बढ़े? No, sir. हाँ, अब आता है यहाँ पे सेक्शन। अब जो जब भी किसी प्राइवेट कंपनी, किसी पब्लिक कंपनी को कन्वर्जन करना है प्राइवेट कंपनी में, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने ऊपर प्रोसीजर फॉलो किया ना, सेम प्रोसीजर है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको अल्टरेशन करनी पड़ेगी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आपको अल्टरेशन करनी पड़ेगी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कोई भी कंपनी जब कन्वर्जन कर रही है किसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, तो आपको शेयर होल्डर की
अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब क्या है, अब चलो मुझे ये बताओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किस तरह का कन्वर्जन होगा, किस तरह का चेंज होगा? अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज कर रही है तो क्या होगा, क्या होगा बताओगे मुझे? सर अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा और लिमिटेड हट जाएगा। बाकी और क्या करना पड़ेगा? ये तो चलो ठीक है, और क्या चीज करनी पड़ेगी? Minimum members and minimum directors. यस, ये भी एक चीज है। और क्या चीज करनी पड़ेगी? कोई बता सकता है? जिसने बता दिया मैं तो ये मान लूंगा कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा है, पेपर में पास होने के पूरे पूरे चांस है। हाँ बताओ, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जा रही है तो उसे सबसे ध्यान रखने वाली चीजें क्या करनी पड़ेगी? सर अल्टरेशन करनी पड़ेगी मेमोरेंडम के अंदर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टरेशन करनी पड़ेगी सर। हाँ, और नाम चेंज भी होगा फिर तो उसका। हाँ तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किस तरह की, श्रेया कुछ बोल रही थी तुम, किस तरह की अल्टरेशन होगी? सर जो रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन यस, को ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हटाना होता है। हाँ, कि भाई जो वो रिस्ट्रिक्शंस होती Rules and हैं, regulations. जो वो रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो एक प्राइवेट कंपनी बनेगी। अल्टरेशन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हम जब आपने बोला था मंशा पहले कि सर हम अपने जब हम प्राइवेट को पब्लिक में डालेंगे तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। अब जब आप पब्लिक को प्राइवेट में डाल रहे हो तो इस रिस्ट्रिक्शन को डालोगे ना, तो तभी तो आपकी प्राइवेट कंपनी बनेगी। ऐड करेंगे जी। हाँ, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है, ये रिस्ट्रिक्शंस आपको डालनी पड़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. हाँ, और जब भी एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको लेनी पड़ेगी आरडी की अप्रूवल। इस चीज में क्या होता है, देखो प्राइवेट कंपनी के केस में तो जो एप्लीकेशन लगती थी वो लगती थी आरओसी को। किसको लगती थी? आरओसी को, आरओसी ही को ही आप लगा देंगे। लेकिन इसमें आप कन्वर्जन के लिए जो एप्लीकेशन लगाओगे वो लगाओगे किसको? आरडी को। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्जन कर रही है प्राइवेट कंपनी के अंदर तो एप्लीकेशन लगेगी रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर को। आपको पहले रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है एक पब्लिक कंपनी को। वैसे चीजें सेम है, लेकिन इसमें पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर से, और बाकी बाद में जो फॉर्म वॉर्म होता है INC 27 वगैरह वो आरओसी में फाइल होते हैं, वो बाद की बात है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब आता है कि भाई क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको जब एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर चेंज होती है, तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो क्या क्या चेंजेस होंगे? पहला चेंज होगा आपका, कंपनी चेंज ऑफ नेम करेगी। दूसरा, एमओए के अंदर अल्टरेशन करेगी। तीसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करेगी। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी। अल्टरेशन करेगी अपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर अल्टरेशन होगी। बेनिफिट क्या होता है एक पब्लिक कंपनी का एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने से? सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के मुकाबले कम कंप्लायंस करने पड़ते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। पहला बेनिफिट होता है लेसर कंप्लायंस, कम कंप्लायंस। दूसरा होता है बेटर कंट्रोल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में गिने चुने 3-4 लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कंपनी को, तो इसमें बेटर कंट्रोल होता है। आपको और क्या करना पड़ेगा? अगर आपके जो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको ये अपॉइंटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। और एक बेनिफिट क्या होता है, फ्यू मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहां तक
कोई सोच रहा है कि सर डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है, तो मुझे बताओ। No, sir. ये मैम अब एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं लेकिन माइनर सा चेंज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, गिना चुना सेम चीज है। वही स्टेप नंबर 1 बोर्ड मीटिंग होगी, स्टेप नंबर 2 जर्नल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा, स्टेप नंबर 3 और उसके साथ जर्नल मीटिंग होगी। जर्नल मीटिंग होने के बाद आपको एमजीटी 14 30 दिन के अंदर भेजना है आरओसी में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टेप है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक एट लार्ज का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो आपको पब्लिक को भी बताना पड़ेगा ना, पब्लिक को बोलना पड़ेगा ना, जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक इतने लाखों लोग हैं हो सकते हैं, उनको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं। क्या आप लोगों को कोई डाउट है इस चीज से, क्या आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बताएं। आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी फॉर्म INC 25, ये स्टेप नंबर 4 होता है। आपको पब्लिकली क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, आपको पब्लिकली एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट किस चीज से रिगार्डिंग होगी, एडवर्टीजमेंट होगी कन्वर्जन के रिगार्डिंग। और एडवर्टीजमेंट कौन से फॉर्म में होगी, पहला फॉर्म तो इसमें होता है MGT 14, दूसरा इसमें होता है INC 25 जिसमें एडवर्टीजमेंट देते हैं, तीसरा फिर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे RD को, एप्लीकेशन लगाओगे RD को। RD से पहले आप अप्रूवल ले लोगे, RD का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर जो है इस INC 27 के साथ अटैच होगा। ROC में फिर आप INC 27 फाइल करोगे, फिर ROC ये MGT 14 और INC 27 को चेक करेगी, और चेक करने के बाद अगर सब कुछ चीजें ठीक हैं तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहां तक, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे No, बताओ sir. नो सर, यहां कोई तक, डाउट नहीं। नो आगे सर। बढ़े। No, sir. हाँ, अब डिटेल प्रोसीजर की बात करते हैं। एक पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना है तो सबसे पहले होगी बोर्ड मीटिंग, जो हमने अपने पहले वाले प्रोसीजर में बात की, सेम चीजें हैं, बस उसमें आपको ध्यान रखना है, जहां पे पब्लिक वहां पे हम बात कर रहे थे प्राइवेट टू पब्लिक की, यहाँ पे सिर्फ बात होगी पब्लिक टू प्राइवेट की। क्लियर है, वही चीजें होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन, टाइम डेट फिक्स करोगे, जी सर। नोटिस भेजोगे, ऑथोराइज करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, नंबर मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को, इन चीजों के लिए आप सारी वो चीजें करोगे। फिर आपका नोटिस, आप नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का शेयर होल्डर को, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम। फिर आपकी होल्ड होगी जनरल मीटिंग, फिर आप 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में MGT 14 फाइल करोगे, सेम प्रोसीजर, सेम, ये सेम है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पढ़ते हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 5, कंपनी क्या करेगी, जैसे ही RD को एप्लीकेशन फाइल करनी है, रीजनल डायरेक्टर को आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपको एप्लीकेशन फाइल के करने के 21 दिन पहले क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है कि भाई हम एक पब्लिक कंपनी है और हम अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में। इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट करोगे किसमें, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर आप साउथ इंडिया साइड से हो, आपकी जो भी भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी, उसमें करोगे, जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर है। आप हिंदी आपके एरिया में फेमस है, हिंदी में करोगे, गुजराती फेमस है, गुजराती में करोगे, पंजाबी फेमस है, पंजाबी में करोगे, उस जो भी आपके एरिया में सबसे फेमस आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसमें करोगे, और जो भी सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके उसमें चलता है एरिया में, उसमें करोगे, एडवर्टीजमेंट देके चलोगे। जो एडवर्टीजमेंट होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, INC 25A फॉर्म के अंदर। क्लियर है, और पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है एडवर्टीजमेंट करने का, कि भाई जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो भी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि भाई हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उनको नोटिस, कंपनी उनको नोटिस भी भेजेगी इन डिबेंचर्स को, क्रेडिटर्स को एनओसी लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए इनको नोटिस भी भेजा जाएगा कि भाई हम पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है। अगर आप अपनी कोई ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज आप अपनी इस टाइम पीरियड के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो।
यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। यहां तक किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब होता है, अब आपने एडवर्टीजमेंट भी कर दी, अब आती है बारी आरडी को एप्लीकेशन लगाने की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर के पास लगती है, आपको ये ध्यान रखना है। उसमें तो आप सिंपली किसको लगाते हो एप्लीकेशन, आरओसी को लगाते हो, लेकिन इसमें आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरडी को। कोई भी कंपनी क्या करती है, कन्वर्ट होना चाहती है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में, तो आरडी को एप्लीकेशन लगाएगी। कितने दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाएगी? 60 डेज के अंदर अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन जब कंपनी पास कर, शेयर होल्डर पास कर लेंगे, तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म कौन सा है, आरडी को एप्लीकेशन लगाने का फॉर्म है ई फॉर्म आरडी 1। ई फॉर्म आरडी 1, ई फॉर्म आरडी 1 के अंदर एप्लीकेशन लगाओ। इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या होगा? कंपनी का अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का अल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ था, डेक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, बाय डेक्लेरेशन बाय द के मैनेजरियल पर्सन, जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कोई भी वो डेक्लेरेशन देंगे। वो क्या डेक्लेरेशन देंगे कि भाई जो कंपनी के मेंबर हैं वो 200 से ज्यादा नहीं है, उनकी लिमिट 200 तक है। कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रखी, अगर कर रखी है तो कंपनी ने किसी भी तरह का उस डिपॉजिट को एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं कर रखा। आगे कहता है डिक्लेरेशन बाय द की मैनेजरियल पर्सनल दैट देयर हैज बीन नो नॉन कैश कंप्लायंसेस। यहाँ पे किसी भी तरह के कोई नॉन कैश कंप्लायंसेस नहीं है, नॉन कंप्लायंसेस नहीं है। डिक्लेरेशन देंगे केएमपी के द्वारा। केएमपी क्या डिक्लेरेशन देगा? दैट इफ देयर इज नो केएमपी, अगर कंपनी में केएमपी है तो केएमपी डिफरेंस डिक्लेरेशन देंगे। केएमपी का मतलब यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ है। अगर ये नहीं है तो कंपनी के डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे कि भाई दैट नो रेजोल्यूशन इज पेंडिंग in terms of subsection 3 of section 179 and also stating the company was never listed on any stock exchange। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्ट होने के किसी प्रोसीजर में है, कंपनी लिस्टेड नहीं है। पूरी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर भी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी और वो 30 दिन एप्लीकेशन लगाने से 30 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। एफिडेविट साइन किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, जो ये बता के देंगे कि हमने कंपनी के अफेयर के अंदर पूरी इंक्वायरी कर ली है और उन्होंने ओपिनियन में जो ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो ये लिस्ट ऑफ डिवेंचर जो अटैच कर रहे हैं, ये क्या है, ये करेक्ट है और जो भी वैल्यू बताई गई है ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, अप टू डेट है, प्रॉपर वैल्यू है। ये भी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी। तो ये जब अटैच होगी ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अटैच करनी है। क्लियर है? एनी डाउट? यहां पर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। अब डॉक्यूमेंट की सिंप्लीफाइड कॉपी ऑफ एमओए, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, डिक्लेरेशन केएमपी देंगे कि भाई कंपनी के मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे और कंपनी का किसी भी तरह से कोई डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं है। डिक्लेरेशन केएमपी ये भी देंगे कि भाई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। साथ में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर भी अटैच होगी और उसमें कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर जिनमें से एक एमपी भी होगा, एमडी भी होगा, वो डिक्लेरेशन देंगे कि भाई हमने पूरी इंक्वायरी की है, जो ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है जो हम ये अटैच कर रहे हैं वो प्रॉपर क्या है, एक प्रॉपर वो लिस्ट है, उसमें किसी भी तरह से कोई झूठ नहीं है, जो भी वैल्यू बताई गई है
वो पूरी वैल्यू सर्टेन वैल्यू है, हमने पूरी सर्टेन वैल्यू डाली हुई है उसके अंदर। क्लियर है, समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहां तक किसी No, sir. बच्चे का कोई Yeah. डाउट तो मुझे बताओ। नहीं अब क्या होता है, अब आप आरडी No, के sir. पास, Clear. आरडी के पास क्या होता है, एप्लीकेशन चली जाती है, एप्लीकेशन आरडी के पास चली जाती है। जैसे ही आरडी के पास एप्लीकेशन चली जाएगी, अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन बाय द आरडी फॉर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड बाय द आरडी। आरडी क्या कर सकता है, आपसे एप्लीकेशन जब आई, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस रह गई तो आरडी आपसे दोबारा से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं वेयर नो ऑब्जेक्शन। मान लो आपने क्या किया था, आपने एडवर्टीजमेंट दी थी और लोगों ने क्या किया, इस कन्वर्जन को लेके ऑब्जेक्शन रेज की। या तो दो चीजें होंगी, या तो ऑब्जेक्शन आएगी या ऑब्जेक्शन नहीं आएगी लोगों की। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आई, वेयर नो ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पांस टू एडवर्टीजमेंट या नोटिस पब्लिश इन द न्यूज़पेपर एंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, आरडी जो है अप्रूव कर देगा अपनी आपकी एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपकी सारी चीजें ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्शन आ जाती है, ये दूसरा केस है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है। अगर ऑब्जेक्शन आ जाती है लोगों से, आरडी ने को कोई ऑब्जेक्शन मिली, आरडी क्या करेगा, फिर पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करेगा, ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेगा, एंड सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और उस ऑब्जेक्शन को राइटिंग में रिकॉर्ड भी करेगा और एक डेट फिक्स करेगा कि भाई जिन जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है आ जाओ, एक हियरिंग करते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्शन है आप हमें बताओ, एक हियरिंग होगी 30 दिन के अंदर अंदर। ऑब्जेक्शन रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर आरडी क्या करेगा, एक हियरिंग बुलाएगा। जैसे कोर्ट केस में हियरिंग होती है ना, ऐसी हियरिंग होगी। वहां पे कंपनी भी जाएंगे और जिन जिन लोगों की ऑब्जेक्शन थी वो लोग भी जाएंगे, वहां पे सारा डिस्कशन होगा, हियरिंग होगी, और हियरिंग होने के बाद क्या होगा, जैसे हियरिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आरडी को लगा कि भाई लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया है वो ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। अगर आरडी को लगा कि लोगों का ऑब्जेक्शन सही है, तो आरडी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो सारी चीजें हियरिंग होने के बाद आरडी को जैसा लगा, ठीक लगा, आरडी या तो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. ओके। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, इन केस वेयर नो कंसेसियस इज रिसीव्ड। कंसेसियस का मतलब होता है कि अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुई, मीटिंग ऑफ माइंड, कि भाई जहां पर हियरिंग के लिए बुलाया गया, कंपनी को भी बुलाया गया, कंपनी के डायरेक्टर को भी बुलाया गया, और जो पब्लिक के शेयर होल्डर थे या कोई भी था, क्रेडिटर था, उनको बुलाया गया। इन्होंने किसी भी मुद्दे पे सहमति की नहीं, इनकी लड़ाई और ज्यादा इंक्रीज हो गई, किसी कंक्लूजन पे निकला ही नहीं मुद्दा। फिर क्या होगा, इन केस वेयर नो कंसेसियस इज रिसीव्ड, आरडी में अप्रूव द कन्वर्जन। आरडी अपनी मर्जी से कन्वर्जन को अप्रूव कर सकता है, आरडी कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को। आपको क्या करना पड़ेगा, इफ ही इज सेटिस्फाइड हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, अगर आप उसने अपने जो भी चीजें हैं कंसीडर किया और उसे लगा कि भाई हाँ ये कन्वर्जन हो सकता है, तो आरडी क्या है, सारी चीजों को ध्यान में रखे कन्वर्जन कर देगा। आरडी को, अगर आरडी को लगा कि भाई मुझे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आपका एप्लीकेशन लगी, आरडी को लगा आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, कंप्लीट है, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, आपसे 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? आपकी अगर एप्लीकेशन दोबारा से, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो आप अपनी दोबारा से 15 दिन के अंदर अंदर जो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है GNL 5 के अंदर आप उसको कंप्लीट करके कर सकते हो। उसके बाद आरडी आपको प्रॉपर चेक करेगा, चेक करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूव कर देगा।
30 दिन के अंदर अंदर आपकी चीजें अप्रूव हो जाएंगी। आरडी आपका अप्रूवल का नोटिस दे देगा। यहां से जो अप्रूवल का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को आप फाइल करोगे फॉर्म INC 28 में 15 दिन के अंदर अंदर। जो भी आरडी का ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को आरओसी में फाइल करोगे INC 28 में, और साथ की साथ INC 27 भी फाइल करोगे। साथ की साथ INC 28 फाइल होगा, साथ की साथ 15 दिन में INC 27 भी फाइल होगा। और अगर आरओसी को लगा, इसमें फॉर्म कौन कौन से आएंगे, इसमें फॉर्म आएंगे MGT 14, आरडी वो फॉर्म 1, GNL 5, INC 28, INC 27, ये फॉर्म एक कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आरडी और आरओसी ने अगर सब चेक कर लिया और आरओसी को भी लगा कि भाई सारी चीजें ठीक है, आरओसी आपको लास्ट में क्या कर देगा, नया डॉक्यूमेंट, नया सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे